प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नाटक किसे कहते हैं और नाटक के तत्व कौन-कौन से हैं, इस पर विचार करेंगे। नाटक रूप, रंग तथा शब्द का खेल है। रूप के अंतर्गत वेशभूषा, आंगिक चेष्टाएं या हाव-भाव आते हैं। रंग में अलंकरण, मंच के लिए उपयोगी आवरण, आलोक और छाया का प्रभाव एवं शब्द के अंतर्गत संलाप, स्वगत भाषण, नेपथ्य शब्द तथा संगीत आदि गिने जा सकते हैं। जहाँ पाठ्य साहित्य सिर्फ श्रवण तथा पठन से संबंधित है, वहीं नाट्य साहित्य श्रवण तथा दर्शन दोनों से संश्लिष्ट है। इस प्रकार नाटक तथा एकांकी का दर्शक अनायास अनुभव के स्तर पर उतरता है। अवश्य पढ़कर भी नाटक का आनंद लिया जा सकता है, परंतु यह इसका उद्देश्य नहीं है। नाटक के दर्शक को पढ़ने या दिमाग लड़ाने की आवश्यकता ही नहीं होती। बैठे बैठे देख सुनकर वह आनंद प्राप्त कर लेता है। अनायास आनंद प्राप्ति तथा एक साथ कई कलाओं के अनुभव का उपभोग किए जाने के कारण नाटक श्रव्य या पाठ्य साहित्य से महत्तर स्थान रखता है। नाटक में एक साथ संगीत, नृत्य तथा संलाप के साथ आकर्षक दृश्य तथा चित्रात्मकता होने के कारण वह हमारी अधिकांश ज्ञानेंद्रियों को आकृष्ट करने की दक्षता रखता है। अन्य किसी साहित्यिक विधा में इस प्रकार की दक्षता नहीं है। इस प्रकार कई इंद्रियों को एक साथ छू सकने की तीव्रता तथा कई कलाओं को अपने में समन्वित करने की क्षमता के कारण नाटक का साहित्यिक विधाओं में स्वतंत्र स्थान है। नाटक के तत्व। नाटक की समीक्षा करने के लिए भारतीय और पाश्चात्य आचार्यों ने अलग-अलग तत्वों की चर्चा की है, जो कि इस प्रकार है। पहला है भारतीय आचार्यों द्वारा निर्धारित किए गए नाटक के तत्व। भारतीय आचार्यों ने नाटक के 3 तत्व निर्धारित किए हैं। पहला है वस्तु, दूसरा है नेता और तीसरा है रस। तो पहला है वस्तु। नाटक की वस्तु या कथा वस्तु के मुख्यतः 2 भेद किए गए हैं। पहला भेद है आधिकारिक और दूसरा है प्रासंगिक। नाटक के नायक से संबंधित कथा आधिकारिक होती है और गौण पात्रों से संबंधित कथा प्रासंगिक होती है। कथावस्तु के आधार की दृष्टि से वस्तु के 3 भेद किए गए हैं। पहला है प्रख्यात, दूसरा उत्पाद्य और तीसरा मिश्र। प्रख्यात क्या होता है? जिसका आधार इतिहास, पुराण या लोक प्रचलित आख्यान होते हैं। उत्पाद्य क्या हुआ? जो नाटककार के द्वारा कल्पित होता है। और मिश्र का मतलब है जिसमें इतिहास और कल्पना का मिश्रण किया जाता है। कथावस्तु को नाटक में या रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, जिसे सम्यक रूप से ग्रहण करने के लिए 5 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहली अवस्था है प्रारंभ, दूसरी अवस्था प्रयत्न, तीसरी अवस्था प्राप्त्याशा, चौथी अवस्था नियताप्ति और 5वीं अवस्था फलागम। इसके पश्चात भारतीय आचार्यों ने जो नाटक का दूसरा तत्व निर्धारित किया वो है नेता। नाटक के प्रधान पात्र को नेता कहा जाता है। नेता शब्द का अर्थ है ले चलना। जो कथा को फल की ओर ले जाता है वही नेता होता है। फल प्राप्ति नायक को ही होनी चाहिए। चारित्रिक दृष्टि से नायक के 4 प्रमुख भेद होते हैं। पहला धीरोदात्त, दूसरा धीर ललित, तीसरा धीर प्रशांत और चौथा धीरोद्यत। इनमें से धीरोदात्त सर्वोत्कृष्ट श्रेणी का नायक होता है। श्रृंगार रस के नाटकों में नायिका को विशेष महत्व दिया जाता है। नायिका के 3 प्रमुख भेद होते हैं, स्वकीया, परकीया और सामान्य। नायक की सहायता करने वाले प्रमुख पात्र को पीठ मर्द तथा उसका विरोध करने वाले को प्रतिनायक कहते हैं। नाटक में हास्य रस की सृष्टि करने वाले को विदूषक कहा जाता है। यह पात्र नायक का मुंह लगा होता है। इस प्रकार भारतीय आचार्यों ने नाटक के पात्रों को नायक, नायिका, प्रतिनायक, पीठमर्द, विदूषक, दूतिका आदि वर्गों में विभाजित किया है। भारतीय आचार्यों द्वारा निर्धारित किए गए
नाटक के तत्वों में जो तीसरा है वो है रस। भारतीय काव्यशास्त्र में साहित्य के सभी अंगों का प्रमुख उद्देश्य पाठकों को रसानुभूति प्रदान करना है। आचार्य भरत मुनि ने भी नाट्य रचना का लक्ष्य रस निष्पत्ति स्वीकार करते हुए रस की प्रमुखता को स्वीकार किया है। उन्होंने विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति मानी है। दृश्य काव्य में रस का महत्व सर्वमान्य है, इसलिए दृश्य काव्य के तत्वों में रस का एक प्रमुख तत्व है। रस की व्यंजना करना, सामाजिकों के हृदय में रसोद्रेक उत्पन्न करना दृश्य काव्य का प्रमुख लक्ष्य है। दृश्य काव्य में नटों का यही उद्देश्य है कि उनके अभिनय के द्वारा सामाजिकों को रसोद्बोध हो। रस वस्तुतः एक आनंददायी अनुभूति है जो काव्य या नाटक को देखकर या पढ़कर होती है। यह आनंद की अनुभूति ही रस है, यही नाटक का प्रमुख तत्व है। इसके पश्चात पाश्चात्य आचार्यों द्वारा निर्धारित नाटक के तत्वों पर विचार करते हैं। भारतीय आचार्यों के विपरीत पाश्चात्य आचार्यों ने नाटक के 6 तत्व स्वीकार किए हैं। पहला है कथा वस्तु, दूसरा पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन, चौथा देश काल एवं वातावरण, पांचवा भाषा शैली और छठवां उद्देश्य। पहला है कथा वस्तु। नाटक की मूल कथा, जिसे मंच पर अभिनय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, पाश्चात्य नाट्य शास्त्रियों ने नाटक के कथानक के विकास की 5 अवस्थाएं मानी है। पहली अवस्था प्रारंभ। प्रारंभ क्या है? ये संघर्ष को जन्म देने वाली घटनाएं होती हैं। दूसरी अवस्था है विकास। विकास में क्या होता है? द्वंद्व एवं संघर्ष वृद्धि पर होता है। इस अवस्था को विकास नामक अवस्था कहते हैं। तीसरी अवस्था है चरम सीमा। इस चरम सीमा में विरोधी आदर्श अथवा परिस्थितियों का संघर्ष चरम सीमा तक पहुंच जाता है और नाटक की उत्सुकता भी चरम सीमा पर होती है। कैसे? अब क्या होगा? ऐसा प्रश्न चरम पर होता है और इस अवस्था का नाम इसीलिए चरम सीमा है। चौथी अवस्था है निगति या उतार। इस अवस्था में कथा उतार की ओर होती है। एक पक्ष की विजय निश्चित सी हो जाती है, दूसरा पक्ष पराजय की ओर होता है। विजय पराजय की जो यही स्थिति है वो निगति कहलाती है। पांचवी अवस्था होती है अंत या समाप्ति। यह नाटक के कथानक की अंतिम अवस्था होती है। यहाँ समस्त संघर्ष समाप्ति की ओर होता है। यह दुखद भी हो सकता है और सुखद भी। इस स्थिति में नाटक के प्रारंभ में उत्पन्न संघर्ष का अंत हो जाता है। पाश्चात्य नाटक में संघर्ष को महत्व प्राप्त है, जबकि भारतीय नाटक में नेता और उसके आदर्श को। यद्यपि भारतीय नाटकों में भी संघर्ष है, किंतु उसकी स्थिति सीधी और स्पष्ट होती है। पाश्चात्य आचार्यों ने जो नाटक का दूसरा तत्व निर्धारित किया वो है पात्र एवं चरित्र चित्रण। पाश्चात्य नाट्य कला में भारतीय नाट्य कला की भांति नायक का कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। वह साधारण और असाधारण किसी भी स्थिति का हो सकता है। आधुनिक नाटकों में पात्रों के चरित्र चित्रण आदर्श से हटकर यथार्थवादी पद्धति पर किया जा रहा है। पात्र सहज और स्वाभाविक होने चाहिए। उनका विकास मनोवैज्ञानिक रूप में होना चाहिए। पाश्चात्य विद्वानों ने पात्रों को व्यक्ति पात्र तथा प्रतिनिधि पात्र इन 2 भागों में विभक्त किया है। पाश्चात्य आचार्यों ने जो तीसरा नाटक का तत्व निर्धारित किया है वो है कथोपकथन। नाटक संवादों के द्वारा लिखा जाता है। पात्र का चरित्र चित्रण, कथा का विकास, रोचकता और वातावरण सृजन भी संवादों से ही होता है। संवाद या कथोपकथन नाटक का प्राण तत्व होते हैं। इस तत्व के अभाव में नाटक की कल्पना ही साकार नहीं हो सकती। संवाद जितने सार्थक, संक्षिप्त, वक्र और अंतः शक्ति संपन्न होते हैं, नाटक उतना ही सफल होता है। अतः संवादों की भाषा सरल, सुबोध और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। पाश्चात्य आचार्यों ने जो नाटक का चौथा तत्व निर्धारित किया वो है देश काल एवं वातावरण।
नाटक में देशकाल का निर्वाह होना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय नाट्यशास्त्रीय दृष्टि से इस तत्व का निर्वाह अभिनय, दृश्य विधान और रंग भेद आदि के द्वारा सिद्ध माना जाता है। समसामयिकता को रूपायित करने के लिए नाटक में देश काल के अनुरूप ही पात्रों की वेशभूषा, परिस्थितियां, आचार विचार आदि होने चाहिए। इसके सफल निर्वाह से पात्र सजीव होते हैं। कथा में युग के अनुसार ही समाज, राजनीति और परिस्थितियों का अंकन भी होना चाहिए। सफल नाटककार दृश्य विधान, मंच सज्जा, वेशभूषा और अभिनय आदि के द्वारा सजीव वातावरण की सृष्टि कर लेता है। पाश्चात्य आचार्यों ने जो नाटक के तत्व निर्धारित किए हैं उनमें पांचवा है भाषा शैली। नाटक में भाषा शैली की सरलता अनिवार्य है। भाषा शैली विषय के अनुकूल, प्रसाद, ओज और माधुर्य गुण से युक्त होनी चाहिए। नाटक में दर्शक संवादों के माध्यम से ही काव्य को ग्रहण करते हैं, अभिनय उसे हृदय में उतार देता है। इसीलिए भाषा सरल, सजीव और स्पष्ट होने पर ही श्रोता को रसानुभूति कराने में समर्थ हो सकती है। पाश्चात्य आचार्यों ने जो नाटक का अंतिम तत्व निर्धारित किया वो है उद्देश्य। भारतीय नाट्यशास्त्र में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ चतुष्टय को नाटक का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। पाश्चात्य नाटक जीवन का चित्रण करते हैं, अतः जीवन की समस्याओं की प्रस्तुति और उनकी व्याख्या तथा समाधान नाटकों का प्रमुख उद्देश्य है। नाटककार इस उद्देश्य की सिद्धि पात्रों के संवाद, उनके क्रियाकलाप और अनेक प्रकार की घटनाओं के द्वारा करते हैं। प्रायः नाटक में उद्देश्य अभिव्यंजित किया जाता है। कभी-कभी विशिष्ट पात्र के द्वारा भी उद्देश्य को व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय नाट्यशास्त्र में नाटक के 3 प्रमुख तत्व स्वीकार किए गए हैं, वो है वस्तु, नेता और रस। किंतु पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में नाटक के 6 तत्व स्वीकार किए हैं, वो है कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, भाषा शैली, देशकाल और वातावरण और अंतिम उद्देश्य। आधुनिक हिंदी नाटक में भारतीय और पाश्चात्य नाट्य तत्वों का स्वरूप प्रायः मान्य हो गया है। आधुनिक युग के पाश्चात्य नाटककारों इब्सन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आदि के प्रभाव से भारतीय नाटकों के स्वरूप में पर्याप्त विकास हुआ है। आधुनिक नाटक चंपूमय यानी कि काव्यमय न रहकर विशुद्ध गद्य की श्रेणी में आ गए हैं।